Today we are going to start our new topic, that is Companies Act 2013. तो ये आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जो सबसे पहले हमें कंपनी के कुछ मेजर इश्यूज के लिए हमने रिफर करने के लिए अरेंज किया। इसके बाद हमारा टॉपिक जाएगा हमारे मॉड्यूल के हिसाब से, राइट। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी, ये एक समझने वाली बात है, और कैसे ये एक्ट का अमेंडमेंट हुआ ये भी एक समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे जो पूरे लॉज है, पूरे एक्ट्स है, जो पूरे एक्ट्स हमें विरासत में मिले हैं, राइट। तो जैसे हमारे ऊपर अंग्रेजों ने जो रूल किया था, वहां उस टाइम उनकी जो कोर्ट्स थी, आप कई बार देखोगे कि आपके पुराने वाले एक्ट में भी, सभी एक्ट में कोई ना कोई केस लॉज रिफर करने के लिए, और वो सभी केस लॉज जो है उसमें कोई इंग्लिश नाम है, यानी कि किसी ना किसी बंदे का, जैसे थॉमस है या फिर कोई मानो कि पीटर है या कोई XYZ कंपनी है, ये सारे जो है ना वो इंग्लैंड के लॉज है और उनके केसेस है, वो केसेस हम रिफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा एक्ट है, मेजर एक्ट, वो एक विरासत है, उन लोगों ने हमें ये हैंडओवर करके आगे चले गए, तो उनको हमने कंटिन्यू किया। तो 1956 से हमारे पास एक कंपनी एक्ट था। जैसे कि इतिहास हमें पता है कि कंपनी, तो सबसे पहले इंडिया में कंपनी कौन से एस्टैब्लिश हुई, सो दैट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी। या आप सोशल स्टडीज में या फिर हिस्ट्री में कहीं पढ़ के आए होंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से कंपनी क्या चीज होती है वो भारत देश के लोगों को पता चला कि हाँ भाई ऐसा भी कोई बिजनेस टाइप हो सकता है। उससे पहले लोग बिजनेस करते थे तो उनके पास दो ही क्राइटेरिया थे, एक थे प्रोप्राइटरशिप क्राइटेरिया और दूसरा था उनका फर्म यानी कि पार्टनरशिप। इन दोनों के अलावा इनके पास कोई आइडिया नहीं था कि कैसे किसी और मैनर में या किसी और फॉर्मेट में हम बिजनेस कर सकते हैं। सो ये बिजनेस का एक नया टाइप ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से हमें मिला, और जिसमें पता चला कि कई सारे उसके फायदे हैं, कई सारी उसकी जो एडवांटेजेस है, उन एडवांटेजेस को हमने ऑब्जर्व किया, और धीरे धीरे करके इंडियन नेशन जो है उन्होंने ये इसके बेनिफिट को देखने के बाद इसे अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद 1956 से ये एक्ट चालू था। उस एक्ट में कई सारे पुराने प्रोविजंस थे जो कि एप्लीकेबल आज की डेट में, यानी कि ये जो एडवांस एरा हमारा चल रहा है उसमें इंप्लीमेंट करना शायद पॉसिबल नहीं था। वो ऑर्थोडॉक्स मेथड्स थी, उन्हें अमेंड करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया फैसला लिया गया, और वो है कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें कई सारे चेंजेस हुए, और करंट डेट के जो बिजनेस अफेयर्स है, जो करंट डेट के जो प्रॉब्लम्स है, उन सभी प्रॉब्लम्स को देख के उन्हें रेक्टिफाई या मिटिगेट करने के लिए एज मच एज पॉसिबल दे वर ट्राइड, और सक्सेसफुली हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 हमारे देश का खुद का एक एक्ट अवेलेबल है, और उस एक्ट के अंदर अभी भी कई सारी नोटिफिकेशन येट टू बी नोटिफाइड है। इसका मतलब यह है कि आपके मॉड्यूल को आपको ध्यान से देखना है, जहां कहीं भी आपको कोई भी सेक्शन दिखाई दे, यू मस्ट हैव टू बी केयरफुल अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013 और 56। यानी कि कोई भी सेक्शन आपके पास आएगी तो वो सेक्शन 13 से रिलेटेड है या 56 से रिलेटेड, ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों? इसका रीजन ये है कि अभी भी कई सारी सेक्शंस जो है उनका नोटिफिकेशन बाकी है, और वो पुराने सेक्शन को रिपेल करने से पहले वो सेक्शन नोटिफाइड होनी जरूरी है। जब तक वो नोटिफाइड नहीं होगी, इसका मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि जो पुरानी सेक्शन है 1956 की, वो स्टिल एप्लीकेबल होगी। तो उसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए हमें वो पुरानी सेक्शन भी याद रखनी होगी। हालांकि काफी सारी जो सेक्शंस है वो अमेंड हो चुकी है, काफी सारी सेक्शंस का नोटिफिकेशन हो चुका है, बट बाय एंड लार्ज आपको ये दोनों कंसेप्ट आपके दिमाग में रखने होंगे, 56 का भी और 2013 का भी, राइट। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था कि जिससे हमने ये हिस्ट्री का देख लिया। अब कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसके कारण कंपनी फॉर्मेट फेवरेबल बना। तो कंपनी फॉर्मेट फेवरेबल बना, इसके लिए आपने शायद बीकॉम वगैरह में देखा होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सुना होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी में सबसे पहली बात यह है कि लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। जो मेंबर्स होते हैं, कंपनी का मेंबर कैसे बना जाता है, ये भी क्वेश्चन IBCC में आपको पूछा जाएगा, तो वो हम लेटर ऑन देखेंगे कि हाउ टू बिकम द मेंबर ऑफ कंपनी। बट जो सबसे पहले इसे डिस्टिंग्विश करता है वो एक पॉइंट है कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अब ये बहुत ही फायदेमंद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसे? देखिए, हमारे पास प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है। मान लीजिए कि मैं मेरे कोचिंग को प्रोप्राइटरशिप से चलाता हूं,
और यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने इंडेप्टेड किया किसी जेरोक्स वाले से, किसी मटेरियल वाले से, मैंने अपना मटेरियल या जेरोक्स वगैरह लेते रहे, बाद में मैं इंडेप्टेड हो चुका हूं, कुछ मान लीजिए 50-60 लाख रुपए का मेरा डेप्ट हो गया। अब 50-60 लाख रुपए मुझे देने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम पर्सनली एंड सेवरली लायबल। इसका मतलब ये होना है कि मेरी जेब में जो पैसे वो तो खर्च कर ही दूंगा इस इंडेप्टनेस को खत्म करने के लिए या उसे पे करने के लिए, क्रेडिटर को पे करने के लिए, बट ओवर एंड अबाउट दैट आई हैव टू सोल्ड ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर हेल्ड इन द बिजनेस। तो बिजनेस की सारी प्रॉपर्टी बेच के भी मुझे वो डेप्ट रीपे करना है। अगर फिर भी डेप्ट आउटस्टैंडिंग रहता है, देन व्हाट टू डू? अब मुझे मेरे घर जाना है और मेरे घर की हर एक चीज को बेचना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रोप्राइटरी बिजनेस चलाता हूं, तो मैं पर्सनली एज वेल एज सेवरली लायबल हूं, यानी कि जो पाई मुझे चुकानी है उसके लिए मेरे घर की हर एक प्रॉपर्टी जो है मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी दांव पे लगेगी। ये सेम क्राइटेरिया देखिए फ्रेंड्स पार्टनरशिप में भी था कि पार्टनर्स आर पर्सनली एंड सेवरली लायबल फॉर द डेप्थ ऑफ द फर्म। तो उनकी जो पार्टनरशिप फर्म है, वो पार्टनरशिप फर्म जैसे डेप्ट रेज करेगी, उस डेप्ट को रीपे करने के लिए वहां पे भी उनकी पर्सनल या सेवरल लायबिलिटी लगती है। तो जितना भी डेप्ट हो, हर एक पार्टनर को अपना जो शेयर है, कंट्रीब्यूशन है, वो तो फर्गो करना ही है। पार्टनरशिप फर्म ने जो असेट्स रेज की है वो भी बेच देनी पड़ेगी, और फिर भी अगर इंडेप्टेड रहते हैं तो हर एक पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी पे नजर जाएगी और वो लायबल होंगे अपनी हर एक पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के इस इंडेप्टनेस को खत्म करने के लिए। सो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल एज वेल एज मोस्ट पेनफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट प्रॉपर्टीशिप एंड द फर्म। बट यहां पे अगर कंपनी फॉर्मेट में आ गए तो फ्रेंड्स आपकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड कितनी होती है? तो आपके कंट्रीब्यूशन के जितने, कंट्रीब्यूशन से ज्यादा आपको कुछ भी पे नहीं करना है, उससे ज्यादा आपका कोई लायबिलिटी नहीं है। भले ही कंपनी का 500 करोड़ या 1000 करोड़ या 1500 करोड़ का डेप्ट हो, आप कितना पे करने के लिए लायबल हो, जितना आपके पास शेयर है, नंबर ऑफ शेयर, और उस शेयर पे कितनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उतनी ही आपकी लायबिलिटी है। और सबसे ज्यादा नुकसान यानी मैक्सिमम लॉस आपको क्या होगा? तो आपके जो शेयर की नॉमिनल वैल्यू है वो आपको फर्गो करनी है, उससे ज्यादा आपको अपने घर की ओर जाने की जरूरत नहीं है। कंपनी का जो होगा सो देखा जाएगा, बट यू आर नॉट लायबल और नॉट पर्सनली और सेवरली लायबल। आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी के रिगार्ड्स में देखा गया। दूसरा पॉइंट यहां पे है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट इन द केस ऑफ कंपनी। यहां पे होगा क्या? अगर मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप, यहां पे सब काम मैं ही करता हूं भाई, हाँ एक दो एम्प्लॉय रखे, बट व्हाट दे आर कंसिडर्ड एज व्हाट एम्प्लॉय ओनली। उन्हें हमें एम्प्लॉय कंसिडर करना है, वो पार्टनर नहीं है। और अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो 2, 4, 5, 6 पार्टनर होंगे, उससे ज्यादा कोई नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जो ओनर्स है वही मैनेजमेंट पर्सनालिटी है। ओनर्स जो है वही मैनेजमेंट पर्सनालिटी है, उन्हें ही डिसीजन लेना है, उन्हें ही बर्डन शेयर करना है एक दूसरे के साथ। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे रहती है, जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों एक ही बंदे के पास या ग्रुप ऑफ पीपल के पास रहता है। बट एज फार एज द कंपनी इज कंसर्न, ओनर्स आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, राइट। और मैनेजमेंट कौन करेगा फ्रेंड्स? मैनेजमेंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक सेपरेट पर्सनालिटी है, ग्रुप ऑफ पीपल है, जो कि अपॉइंट होते हैं मेंबर्स के थ्रू और वो कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। आप जब भी कोई डिसीजन लेना चाहो तो आप कंपनी के रिस्ट्रिक्टेड डिसीजन के अलावा, भले ही आप कंपनी के ओनर हो, मेंबर हो, शेयर होल्डर हो, आप रिस्ट्रिक्टेड या रिजर्व कैटेगरी ऑफ डिसीजन के अलावा रूटीन बिजनेस में आप टांग नहीं लड़ा सकते, आपको रोक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको लॉ में बताया गया है कि आपके कौन कौन से राइट्स रिजर्व किए गए हैं। अदरवाइज रूटीन अफेयर्स के लिए डिसिसिव पावर जो है वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही रहेंगे, whether they are holding shares or not, they were appointed by you, right? तो आप ही अपॉइंट करके उन्हें भेजते हो कि आप बोर्ड मेंबर बन जाइए, और उसके बाद उनका जो पावर है वो आपसे अलग रहता है। मेजॉरिटी अफेयर्स, डे टू डे अफेयर्स के लिए वो डिसिसिव अथॉरिटी है। अदरवाइज
जो कुछ रिजर्व कैटेगरी वाले बिजनेस है उनके लिए आपको पूछा जाएगा, जो कि हम लेटर ऑन देखेंगे। तो ये एक सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तीसरी बात यहां पे ये है कि सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी ये एक बहुत ही फैंटास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स है एज फार एज द कंपनी इज कंसर्न। इसमें होता है क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट अगर अकाउंट्स के बेसिक्स में आप पढ़े होंगे या 11th-12th में पढ़े होंगे या तो फिर सीपीटी के रूट से अगर आए तो आपको पता होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस, दिस इज व्हाट द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम यहां पे कैपिटल लिखते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है कि ये तो ओनर के रिगार्ड्स में है, प्रोप्राइटर या फर्म के रिगार्ड्स में। तो बिजनेस जो है वो कैपिटल को एज लायबिलिटी कंसीडर करता है। दूसरी बात, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पीएनएल अकाउंट, तो पीएनएल अकाउंट का भी एक रूल है कि जिसमें आपको ये बताया है कि व्हाट एवर द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस ओनली are to be covered in the P&L of the business, otherwise not। इसका मतलब ये कि मान लीजिए कि हमने स्टेशनरी का कुछ खर्चा किया जो 5-10 हजार रुपए 25,000 रुपए खर्चा हुआ सालाना स्टेशनरी का, that we are eligibly allowed to what debit in the P&L of business। but अगर मान लीजिए मेरे बेटे की शादी है और इसकी शादी के लिए मैंने 50 रुपए वाला एक कार्ड जो है वो प्रिंट आउट करवाया, so that was not the business expenditure, वो मेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर है, राइट। so we are not going to debit that particular expenditure or printing expense at the P&L of business। what does it mean कि ओनर और उसका बिजनेस ये दोनों अलग पर्सनालिटी है, राइट। ओनर और बिजनेस दोनों अलग पर्सनालिटी है। सेम लॉजिक, सेम एंटिटी कंसेप्ट कंपनी को भी एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब ये कि कंपनी के ओनर्स कौन? शेयर होल्डर। तो वो ओनर्स जो है, वो ओनर्स और बिजनेस ये दोनों सेपरेट है, एक दूसरे से अलग अलग है, राइट। वट एवर एक्सपेंसेस और इनकम्स और वट एवर ट्रांजेक्शंस विच आर ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू द कंपनी अफेयर्स, दोज ओनली हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी, अदरवाइज नॉट। तो ओनर्स के जो पर्सनल एक्सपेंडिचर, पर्सनल इनकम वगैरह वगैरह जो कुछ भी होंगे वो अलग मेंटेन करना है, वो ओनर का मतलब है, राइट। उसे कंपनी में नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो इसी के साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक्स इसका जुड़ा है, दैट इज द परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन में होता क्या है फ्रेंड्स, इसमें एक फैंटास्टिक लाइन है, मेंबर्स मे कम मे गो, कंपनी रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस। मेंबर्स मे कम मे गो, कंपनी रिमेन्स द सेम। कुछ भी हो जाए, कितने भी मेंबर आए कितने गए, हम भूए के हुए। इसका मतलब सिंपल है, कंपनी के एग्जिस्टेंस को उसके मेंबर के एग्जिस्टेंस के साथ आपको नहीं जोड़ना है। तभी तो पहले कंसेप्ट हमने देखा ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये दोनों एक दूसरे से अलग है। आप इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते, कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं रख सकते, राइट। सो इन दैट केस ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट जो है वही परपेचुअल सक्सेशन देता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये कि कंपनी पैदा कब होती है, तो कंपनी पैदा होती है जब कंपनी का रजिस्टर ऑफ कंपनी में नाम हो, उस कंपनी के रजिस्टर्स के अंदर नाम एंटर कर दिया जाए, और जैसे उसका नाम एंटर कर दिया जाएगा कंपनी पैदा हो जाती है उसके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के साथ, जो कि इसका बर्थ सर्टिफिकेट हम कंसीडर करते हैं, राइट। तो परपेचुअल सक्सेशन के साथ हम यही सोचते हैं कि जब कंपनी पैदा होती है तो उसके रजिस्टर में जब तक नाम है तब तक, यानी कि जब तक है जा नहीं, जब तक है नाम अपने रजिस्टर में तब तक हमारे पास हमारी लाइफ अलाइव है। तो कंपनी परपेचुअल सक्सेशन कैसे है, तो जब तक शेयर होल्डर है या नहीं ये नहीं सोच रहा है, कंपनी के शेयर होल्डर रहे या ना रहे या फिर चेंज ओवर होते रहे, तो इसी के साथ कंपनी के एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए पाकिस्तान ने या चाइना ने या फिर मान लीजिए कोई अदर कंट्री ने हमारे इंडिया के ऊपर एक परमाणु बम ब्लास्ट कर दिया, पूरी कायनात खत्म, फिर भी कंपनी रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस, क्योंकि रजिस्टर ऑफ कंपनी का रजिस्टर बच गया, उसके अंदर नाम अभी भी बाकी है। तो कंपनी का एग्जिस्टेंस परपेचुअली सक्सीडेड है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट।
तो अब यहां से एक और पॉइंट हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट, सॉरी फिफ्थ वन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मेंबर में कम में गो में चेंज, ये मैंने बोला। तो चेंज होना, मेंबरशिप चेंज करना। अब देखिए यहां पे जब हम पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं, तो प्रोप्राइटरशिप में तो मैं ही बिजनेस पर्सन हूं, मेरे साथ और कोई भी बंदा नहीं है। तो मैं अगर मेरा बिजनेस बेचना चाहूं तो मुझे पूरा बिजनेस बेचना पड़ेगा, अदरवाइज क्लोज डाउन करके किसी और को ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसी तरह पार्टनरशिप में तो हमें पता है कि यूनिनिमस कंसेंट चाहिए, सभी पार्टनर्स उसमें एग्री होने चाहिए कि ठीक है भी आपका शेयर इस बंदे को दिया जाए। अदरवाइज अगर एक भी बीच में टांग लड़ाता है नहीं मुझे मंजूर नहीं है, तो यू कैन नॉट डू दैट, राइट। वैसे ही यहां पे कंपनी के केस में कंपनी की जो ओनरशिप है यानी कि उसकी मेंबरशिप है, वो मेंबरशिप ट्रांसफरेबल होती है, राइट। और वो इजी ट्रांसफरेबल है एज फार एज द पब्लिक कंपनीज आर कंसर्न, एंड एज फार एज प्राइवेट कंपनीज आर कंसर्न तो वो कुछ हद तक अपन ने प्राइवेट जो पार्टनरशिप फॉर्म का जो क्राइटेरिया है कि जिसमें कंसेंट लेना होता है उसके रिगार्ड्स में रहती है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक कंपनी, उसकी इजी ट्रांसफरेबिलिटी है, मेंबर्स कभी भी अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें बार बार कंपनी को पूछने की जरूरत नहीं है, इंटीमेशन की जरूरत है। वो भी आपका एक केस बनता है, आपके अंदर एक टॉपिक आता है कि आपको ट्रांसफर कैसे करना है अपना शेयर, उसकी प्रोसीडिंग भी आपके क्वेश्चंस के तौर पे पूछी जाती है या केस पूछा जाएगा। तो दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने पहले देखा लिमिटेड लायबिलिटी, फिर है क्या ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट, नेक्स्ट है क्या तो सेपरेट लीगल एंटिटी, नेक्स्ट वन इज व्हाट परपेचुअल सक्सेशन एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब आगे देखते हैं, हमारे पास एक और कंसेप्ट है, पॉइंट नंबर 6, दैट इज कॉमन सील। अब देखिए कंपनी का एग्जिस्टेंस उसके ओनर से अलग है, कंपनी परपेचुअली सक्सीड करेगी, तो कंपनी को कई सारे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने जब पढ़ा था तो हमने बताया था कि जो हमारे पास डेफिनेशन है ना एलिजिबल पर्सन हु कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था, उस एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में हमें एक्सेप्शन में कंपनी मिलेगी। और वहां पे बताया था कि इन द आईज ऑफ लॉ कंपनी इज अ पर्सन हु कैन एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज अ ह्यूमन बीइंग और अ लाइव पर्सन कैन एंटर। दोनों एक्ट बार रख दिया है इन्होंने। तो अब देखिए जैसे हमें किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, जैसे आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो, तो यू हैव टू साइन ऑन द डॉक्यूमेंट विच इज बिलोंगिंग टू द एग्रीमेंट विच यू आर गोइंग टू एंटर इनटू। जिस एग्रीमेंट में आप एंटर हो रहे हो उसके रिगार्ड में जो डॉक्यूमेंट है उसे आपको साइन करना होगा, तभी तो आप उसमें लीगली बाइंड होंगे या ऑपोजिट पार्टी बाइंड होगी। बट कंपनी तो नॉन लिविंग है ना, उसे तो आइज ऑफ लॉ में ये कंसीडर किया गया है कि ये एक पर्सन है, उनकी दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा कि ये पर्सन है, बट एक्चुअली इट इज नॉट। तो जैसे हमें साइन करना पड़ता है तो हम बाइंड है या फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी रेज होती है, वैसे ही कंपनी के केस में जिस किसी भी डॉक्यूमेंट पे या कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट पे कंपनी का कॉमन सील यानी इसका थप्पा लगेगा, जैसे एक सिंबल होता है जो कंपनी का कॉमन सील माना जाता है, वो सील जब तक नहीं लगेगा तब तक कंपनी उस एग्रीमेंट में बाइंड नहीं होगी। तो किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में कंपनी को बांधने के लिए या कंपनी को लायबल करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल करने के लिए उस एग्रीमेंट या उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी का कॉमन सील स्टैंप होना चाहिए। जब तक वो स्टैंप नहीं है तब तक जिस भी बंदे ने, वेदर ही इज डायरेक्टर, वेदर ही इज एनी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जिस किसी ने भी वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाया है वो लायबल रहेगा, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। रीजन एक ही है कि उसके ऊपर कंपनी का सील नहीं, राइट। तो इसके साथ जब उसे हमने एक लीगल पर्सनालिटी के तौर पे कंसिडर कर लिया है, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है, दैट इज ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, कंपनी कैन हैव इट्स ओन असेट बाय इट्स ओन नेम। तो कंपनी की जो असेट्स है वो कंपनी के नाम से खरीदी जाएगी, उसके ऊपर किसी भी शेयर होल्डर का हक नहीं है, किसी भी शेयर होल्डर का हक नहीं है।
अब जाके प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता था, ओनर जो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेगा वो अपने खुद के नाम पे खरीदना है। क्यों? क्योंकि उसका जो बिजनेस है प्रोप्राइटरी बिजनेस में सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट एप्लीकेबल अप टू लिमिटेड एक्सटेंट होता है, राइट? वो सेपरेट है बट बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए। लॉ में कहीं पे भी ये नहीं बताया है कि कोई भी सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस के नाम से असेट खरीद सकता है, नहीं, वो उसमें अपना खुद का ही नाम लिखवाएगा ओनरशिप के लिए। सेकंड, पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म भी एक ग्रुप है, पर वहां पे भी कंपनी जितने राइट्स नहीं है उनको भी, यानी कि फर्म जो है, जो पार्टनरशिप एक्ट हम पढ़ के आए सीपीटी से, तो वहां पे भी फर्म जो है उसे सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ कंसीडर नहीं किया है। अकाउंट्स के तौर पे देखा जाए तो वो सेपरेट है, बट कानून की नजर में उसे एक सेपरेट पर्सन नहीं कंसीडर किया। इसी कारणवश वो फर्म भी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो फर्म भी कोई भी प्रॉपर्टी अपने खुद के नाम पे नहीं खरीदेगा, वो किसी ना किसी पार्टनर के नाम पे रजिस्टर होनी है, राइट? बट इन केस ऑफ कंपनी, वो प्रॉपर्टी कंपनी के सेपरेट नाम से परचेज होगी और ओनरशिप डॉक्यूमेंट कंपनी के नाम का बनेगा। इसका मतलब ये कि उस असेट के ऊपर कंपनी के शेयर होल्डर्स का कोई राइट नहीं है, वो उसे एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ओनरशिप कंपनी की खुद की है, दो इट इज नॉन लिविंग एंटिटी, इट मेक्स नो डिफरेंस। भले ही वो एक जिंदा आदमी नहीं है, जिंदा पर्सनालिटी नहीं है, फिर भी ये लॉ के थ्रू कुछ राइट्स उनको दिए गए हैं, राइट? अब और आगे देखते हैं, एक और पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट नंबर 8, कैन sue और कैन बी sued। तो कंपनी जो है वो किसी और बंदे के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर, किसी और कंपनी के ऊपर केस दर्ज कर सकती है, बट इन द सेम वे कोई बंदा कंपनी के ऊपर केस करेगा। तो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होगा, एक पॉइंट आपने देखा होगा कि अगर किसी बंदे ने फॉर्म के ऊपर या किसी एक पार्टनर के ऊपर केस दर्ज कर दिया तो सारे पार्टनर्स उसकी लायबिलिटी में आ जाते हैं। ये लीगल टर्मिनोलॉजी है कि व्हेन एनी केस हैड बीन फाइल्ड अगेंस्ट द फर्म ऑल द पार्टनर्स आर लायबल। फर्म के ऊपर केस किया है ऐसा मानना होगा। यहां पे क्या होगा कि अगर कंपनी के ऊपर केस चल रहा है तो उसके मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उनको कोई लायबिलिटी नहीं है, राइट? तो ये एक कॉमन मैन की तरह किसी और बंदे के ऊपर या किसी और कंपनी के ऊपर या एसोसिएशन या ग्रुप के ऊपर केस कर सकती है कंपनी खुद, और कंपनी के ऊपर भी कोई अगर बंदा केस करना चाहे तो कर सकता है, राइट? So these are few characteristics which are very much important as far as the company introduction is concerned, right? तो ये आपके मॉड्यूल में शायद कहीं पे मिले या ना मिले, ये हमारा पास्ट स्टडी है, ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं, तो ये हमें सिर्फ मेमोराइज करने हैं कि इसके लिए हमने ये टॉपिक कवर अप किया कि जिससे हमारा कंपनी का कंसेप्ट फिर से खुल जाए, राइट? तो कंपनी एक सेपरेट पर्सनालिटी है इन द आइज ऑफ लॉ। कंपनी की कोई भी डेफिनेशन देखोगे फ्रेंड्स, कंपनी की डेफिनेशन में कहीं भी आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि सेक्शन 10 की पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन होती है उसमें एक अच्छा सा कंटेंट मिलता है, उस कंटेंट के बेसिस पे आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हो। बट कंपनी के केसेस में देखिए आपके अंदर जो आपका सेक्शन 2 और उसमें क्लॉज नंबर 20 है, उसमें एक डेफिनेशन बताई है कि कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अर्लियर एनेक्टमेंट। यही बस छोटा सा डेफिनेशन है, ये तो एक इंट्रोडक्शन है, ये इसके कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करता है। तो ये यही बताता है कि अगर आपको कंपनी के तौर पे बिजनेस करना है तो आपको क्या करना होगा, यू मस्ट हैव टू गेट रजिस्टर्ड, राइट? आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 की जो प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन की, वो भी आपके मॉड्यूल में पॉइंट दिया है, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग पर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर करनी है, कॉम्प्लाई करनी है, ये देखना है। और दूसरा पॉइंट रहेगा कि कंपनीज एक्ट 1956 जो पुराना वाला एक्ट था, यानी कि इसका मतलब ये कि जो कोई भी कंपनियां पुराने एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस के तहत रजिस्टर्ड हो चुकी है वो भी कंपनी कही जाएगी, मानी जाएगी, क्योंकि नया एक्ट आने से
पुरानी सारी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को आप कैंसिल नहीं कर सकते या फिर कैंसिल नहीं समझ सकते, इसीलिए इन्होंने ये इनकॉर्पोरेट किया है कि रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर अर्लियर एनेक्टमेंट, राइट? नाउ रिफर पेज नंबर 6.3 as far as your study material is concerned. Section 2, clause number 20 of the Companies Act 13 defines the term company. Company means, underline कर दीजिए, एक छोटा सा introductory definition है. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. The definition does not bring out clearly the meaning of the company. Obviously मैंने अभी बताया कि कोई भी एक perfect meaning आपके पास नहीं आएगा, right? आगे बताया है कि for a layman the term company signifies a business organization. तो कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, उस ग्रुप के अकॉर्डेंस में वो बिजनेस करेगा. तो yes, but all the business organization cannot be technically called companies. There are distinctive features between the different forms of organization, and the most striking feature in the company form of organization, vice versa, the other organization, is that it acquires a unique character of being a separate legal entity. यही तो इसका मेन डिफरेंस है. मैंने यही तो सबसे पहले आपको बताया था कि कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. ये इसका यूनिक फीचर है कि जिसमें उसके राइट्स जो है वो डिस्टिंक्टली है, उसके मेंबर से अपार्ट है, उसका एग्जिस्टेंस उससे अपार्ट है, उसकी ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का राइट भी इसे मिलता है जो कि एक लेमैन को मिलता है, राइट? आगे, so there is distinctive feature between the different form of organization, and most striking feature in company form of organization, the organization is other organization, is that it acquires unique character of being a separate legal entity. In other words, when company is registered, देखिए अंडरलाइन कीजिए, when company is registered, यानी कि जब तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई है तब तक ये राइट नहीं है. तो when company is registered, it is clothed with legal personality. It is clothed with legal personality. It comes to have almost the same rights and powers as a human being. It's not human being, but we have to consider that as if it were human being. Assume करना है. आगे, its existence is distinct and separate from that of its member, and member may die or change, but the company goes on till it's wound up on the ground specified by the act. In other words, it means that it has perpetual succession. तो इनके पास perpetual succession है, and a company can own property, can have bank account, raise loan, incur liabilities, and enter into contract. Even members can contract with the company, acquire rights against it, or incur liability to it. So for the debts of the company, only its creditors can sue it and not its member. Also, in contrast to other form of organization, member of the company usually has limited liability, and as the company is an artificial person, underline कर दीजिए, artificial person, it can act only through some human agency wise the directors, the control affairs of the company, and act as its agency, but they are not the agent of the members of the company. A company has a common seal to authenticate its formal acts. Okay, so here we are going to complete the introduction part of the company.